let's give you some basic aspects on economy first. Okay. See, as far as economy is concerned, understand a few things before we go into the discipline. There are two aspects. One is economics, okay, and the other is economy. Economics is the theory, okay, and economy is the application of the theory in one particular context. Maybe we say Indian economy, so that means you are applying that theory in Indian context. That's the meaning of it, okay. Whenever you say economics, it's all defined by four basic things. One is production. जब भी वर्ड आता है ना इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी, तो उसमें चार चीजें हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज. अब 1928 तक, 1928, this is the defining year in economics, because in 1928 a particular event occurred. This is called as Great Depression in the American economy. Great Depression in the American economy. So why it happened is कि वहां पे चीजें बन तो रही थी लेकिन कोई खरीदने नहीं आ रहा, तो इकोनॉमी जो थी वो डिप में चली गई, नेगेटिव ग्रोथ रेट. दैट इज द डिप्रेशन. ओके, सो इससे पहले हम इकोनॉमी में सिर्फ मैक्रो एस्पेक्ट देखते थे. मैक्रो एस्पेक्ट मीन्स द बिग पिक्चर. ओके, एंड thereafter we started looking at the micro aspect as well, that is the detailed areas in the economy of very small companies, of very small individuals, or maybe a particular labor market, or maybe a particular consumer segment. इस तरह से छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में डिवाइड करके इकोनॉमी को देखना शुरू किया गया. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स यहीं से स्प्रिंग अप होते हैं 1928 के बाद. ठीक है, अदरवाइज इकोनॉमी इज जस्ट इकोनॉमी, पहले ऐसे ही दिखते थे, मैक्रो बिग पिक्चर. ओके, सो in this micro and macro economic aspects, they try to get the whole picture of economics. But there is one thing about most of the economists. They're very optimistic. So this is an optimistic science. They would like to look at things in a hunky-dory fashion कि बस आने वाले टाइम में ये ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा तो ये ऐसे पॉजिटिव बन जाएगा. Generally that's the situation in economics. So आपको इसी वजह से जब भी कभी एक इकोनॉमिक्स का डॉक्यूमेंट जो हर कोई जानता है, दैट इज बजट, है ना. तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट की स्पीच देते हैं तो वो कहते हैं अगले आने वाले वर्ष में हम ये कर देंगे, देश में इतनी ग्रोथ हो जाएगी, ये वाली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इतनी इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी. ऑल दिस ऑप्टिमिस्टिक नोट्स आर स्ट्रक, एंड in those optimistic notes there are certain areas that you need to look forward to. So वो एरियाज ही essentially हमारे चैप्टर्स भी हैं जो यूपीएससी में हमें पढ़ने होते हैं. एज पर यूपीएससी सिलेबस, इकोनॉमी के अंदर हमारे करने वाला काम है क्या क्या. पहले तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी है और एक फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी है. ठीक है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जैसे मतलब आपकी बॉडी अभी है, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी. फंक्शनल जो आप इससे काम ले सकते हैं, ऐसी इकोनॉमी भी है. तो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट में देयर इज द चैप्टर ऑन नेशनल इनकम, जिसमें हम ये समझते हैं कि देश में जो पैसा बन रहा है वो किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है. अलग अलग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वीनरी, अलग अलग सेक्टर्स में क्या क्या एक्टिविटीज होती, तो कैसे मेजर कर सकते हो. सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड एस्पेक्ट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बेस्ड अपॉन दिस नेशनल इनकम, how are we able to gauge the growth and development of the economy? Third aspect that we deal with, it will be good if you make this along, agar aap likh bhi lo to. Third aspect that we have to deal with is the monetary system. So monetary system essentially deals with the flow of money in the economy. पैसा कितना मार्केट में चल रहा है, कितनी वॉल्यूम है. किसी को कोई पैसा किसी से लेना हो उधार या कभी बचत करके रखनी हो,
तो उसको किस तरह से वर्कआउट किया जा सकता है, फ्लो ऑफ मनी के बारे में बात करता है। देन देयर इज फाइनेंशियल सिस्टम, so this talks about borrowing and lending of money, the banking system, the entire financial institutions, services, markets, सब चीजें इसके अंदर आती हैं। Then there is the fiscal system. This is basically the receipts and expenditure of money by the government. सरकार के लेवल पे जो आमदनी या खर्च होता है उसके बारे में ये बात करता है, fiscal system. And then there is the planning. Okay. अब ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट जो है इकोनॉमी का, उसके ऊपर हमें अंडरस्टैंडिंग इन चैप्टर से होती है। जब हम बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ये चैप्टर्स हमारे काम की चीज है, ठीक है। इसके बाद जो फंक्शनल एस्पेक्ट है उसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी। तो ये थोड़ा सा देखते हैं इनके अंदर बेसिक वोकैबुलरी क्या है, कैसे मेजर किया जाता है पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट को। हम कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स अभी चल रहे हैं जो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से डील कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट ऑल इज कंसिडर्ड इन दिस चैप्टर। देन देयर इज द एग्रीकल्चरल सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। कम से कम 60-70 नंबर के हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही आते हैं। फिर इसके बाद इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारा एक चैप्टर है। ओके, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके ऊपर सबसे ज्यादा वर्कआउट होता है। देन देयर इज द सर्विसेज सेक्टर। तो इंडिया में ज्यादातर जो हमारी इनकम है वो सर्विसेज सेक्टर से जनरेट होती है, अराउंड 55% टू 57%। तो इस वजह से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर, तो इसकी भी एक बेसिक स्टडी पता होनी चाहिए। देन देयर इज द एक्सटर्नल सेक्टर, जो हमारे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या जो हमारे यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, या इंडियंस बाहर इन्वेस्ट करते हैं, या जो लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं लेकिन अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, एनआरआई रेमिटेंसेस, तो वो सारा कुछ एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर कवर होता है। सो दीज आर द टोटल चैप्टर्स इन इकोनॉमी दैट वी नीड टू डील विद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 चैप्टर्स के अंदर पूरी का पूरा इकोनॉमी जो है वो डिफाइंड है इस तरह से, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस पे। अब इन सब में एनसीईआरटी कहाँ फिट होता है, जो हम पहले पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में हमें एक तो +1 एनसीईआरटी चाहिए, ये थोड़ा सा हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में बता करेगा कि इंडियन इकोनॉमी का बैकग्राउंड कैसा है। लाइक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ब्रिटिश सरकार के होते हुए इकोनॉमी में क्या क्या चल रहा था, ठीक है। फिर उसको हमने कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो लिटिल बिट insights you will get on the growth and development chapter, little bit insights you will get on the planning chapter, little bit insights you will get on the poverty and unemployment chapter also. तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो +1 एनसीईआरटी एक अंडरस्टैंडिंग इनके बारे में क्रिएट कराने की कोशिश करेगा। +2 की जो एनसीईआरटी है इसके अंदर नेशनल इनकम के बारे में आप जान पाएंगे, मॉनेटरी सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, फिस्कल सिस्टम, इनके बारे में जान पाएंगे। दैट्स दैट। इसके बाद हमें ज्यादातर जो काम करना है उसके लिए जो मेरे लेक्चर्स होंगे उसके आप नोट्स बनाओगे, दैट्स द बेसिक की दैट वी हैव टू वर्क अपॉन। इनके अलावा जो एड ऑन डॉक्यूमेंट होता है हर साल, हम जब भी ये आएगा तब पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे। 1 फरवरी को हर साल बजट आएगा और 31 जनवरी को आपके पास इकोनॉमिक सर्वे की कॉपी आती है। उसमें इन सारे चैप्टर्स के करंट डेटाज होते हैं कि अभी गवर्नमेंट उनको लेके क्या कर रही है, तो वो हम यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। तो यूट्यूब पे मेरे पिछले इकोनॉमिक सर्वे के भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो दे आर पब्लिकली गिवन टू एवरीबडी फॉर एवरीबडीज कंजम्पशन। देन देयर इज द बजट डॉक्यूमेंट दैट वी ऐड टू इट, बस। तो आपको जो वो एड ऑन डॉक्यूमेंट्री लेवल पे चाहिए क्लास नोट्स के साथ, वो है इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड दीज एनसीईआरटीज वी विल डू जस्ट वंस। इसके बाद इनकी कोई रेलेवेंस नहीं है, एक बार पढ़ना है ताकि आपका बेस बन जाए। उसके बाद ज्यादा काम नोट्स, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बेसिस पे ही होना है, ज्यादा कुछ नहीं।
Okay, so that's the situation in Indian economy. Now, let's begin at first with the NCERT +1. Okay, चलिए शुरू करते हैं. तो ये बुक आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है. Okay, let's have a look at the chapters first. So, Indian economy on the eve of independence. Then from 1950 to 1990, that means pre-liberalization phase में इंडिया का क्या हालचाल था, ठीक है. Then there is economic reform since 1991. So liberalization, privatization, globalization के लेवल पे इंडिया में क्या क्या हुआ, इससे बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा इकोनॉमिक आइडियोलॉजी कैसे चलता है. Then poverty, then human capital formation, rural development, employment, growth, informalization and other issues. तो ये basic understanding create करेगा. Then there is infrastructure and that's that. Environment and sustainable development basic aspects हैं, आजकल हम उनके ऊपर बात करते हैं. Then comparative development experience of India and its neighbors, ये बहुत outdated है क्योंकि हमारे पास ये year 2000 के आसपास की NCERT, तो उसके बाद इसका डेटा कुछ खास अपडेट हुआ नहीं. So we will do that from the present growth and developmental indices, not the earlier ones. हाँ, थोड़े बहुत यहाँ पे conceptual aspects हैं, वो हम cover करेंगे. ठीक है, तो चलिए let's begin. So here it is, Indian economy on the eve of independence. Now we know, this colonizers that came into India, the Portuguese, the Dutch, English, French, जो भी अंग्रेज इंडिया में आए, इनका काम इंडिया में सेटल होना नहीं था. इससे पहले जो लोग आए, जो मुगल्स आए या तुर्क आए, वो इंडिया में ही सेटलमेंट क्रिएट करके इधर ही रह गए और हमारे कल्चर का पार्ट एंड पार्सल बन गए. तो क्योंकि ये बड़े क्लियर थे कि हम इंडिया में सेटल होने नहीं आए हैं, लूटने आए हैं, तो इन्होंने जम के लूटने का ही काम किया. So starting with 1757, that is the Battle of Plassey, right up to 1947. So these many years, about 190 years, there was a continuous loot of Indian money, the drain of Indian wealth into the Britain. So that's how it was going. Sometimes into the French and the Portuguese and the Dutch also. Now that's why एक कंट्री जो 200 साल करीब करीब तक लुटता ही रहा हो, इंडिपेंडेंस लेते लेते बेचारे की क्या ही हालत बची होगी, है ना. There is a situation, Economic Survey 2019 talked about this, that before the interference of these Englishmen into the Indian economy or in the Indian polity as such, India was having one of the major GDPs, world के अंदर China और India सबसे आगे थे at that point of time. अब दोबारा से सिचुएशन वही है. अभी हम टेक्नोलॉजिकली बैक हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में थोड़ा पीछे हैं. जब हमारे भी एक्सपोर्ट सुधर जाएंगे इंडिया के और चाइना के तो ऑलरेडी सुधर चुके हैं, सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है वहां पे, तो फिर यहाँ पे भी इकोनॉमी दोबारा से उसी लेवल पे पहुंच जाएगी. चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि पहले के क्या हालात थे और अभी कैसे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. So India had an independent economy before the advent of British rule, though the agriculture was the main source of livelihood for most people. Yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. It was particularly well known for its handicrafts industry in the field of cotton and silk textile, metals, precious stone works, etc. तो back in the day भी हमारे यहाँ पे thriving industry था इन सारे fields के अंदर, और इंडिया के ये सब चीजें बहुत costly aspect पे इनको export किया जाता था. ठीक है. So these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of the materials used and the high standards of craftsmanship in all the imports from India. तो क्यों क्राफ्ट्समैनशिप मशहूर थी? क्योंकि आपने देखा कि राज रजवाड़े थे इंडिया में, तो वो जितने भी क्राफ्ट्समैन होते थे उनको रॉयल पेट्रोनेज देते थे. तो रॉयल पेट्रोनेज के बेसिस पे वो अपने क्राफ्ट को पीढ़ी दर पीढ़ी सुधारते जाते. तो इसी वजह से वहां पे क्राफ्ट्समैनशिप की बहुत कदर होती थी इंडिया में. फॉर एग्जांपल ढाका मसलिन, इट इज द इन बांग्लादेश, बट बैक इन द डे Dhaka muslin had a lot of export market throughout the world, and there was a main demand. It's the finest variety of muslin, malmal, जिसको आप
हिंदी या पंजाबी में बोलते हैं। सो ब्रिटिश हाउएवर दे curtailed its export, उन्होंने इसके ऊपर ड्यूटीज लगानी शुरू कर दी कि ये एज इट इज इंडिया से एक्सपोर्ट नहीं होगा। Now, the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their home country than the development of Indian economy. एक होता है ना सोने का अंडा देने वाली बतख मिल गई तो फिर उसको पहले मार लो, rather than देखते हैं कितने अंडे निकलते हैं बीच में से, rather than उसको पालने के कि ठीक है इट इज प्रोवाइडिंग सच अ ह्यूज इनकम, तो इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा बढ़ावा देके और ज्यादा इनकम ड्राइव करने की बजाय लूटने पर ही ध्यान दिया। ठीक है, so such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy, transforming the country into a superior raw material and consumer of finished supplier of raw material and consumer of finished industrial products from the Britain. तो हमारी चेंज क्या कर देगी सूरत, पहले तो इंडिया से जब भी अंग्रेज लोग सबसे पहले आए तो इनको गोल्ड और सिल्वर इंडिया में देना पड़ता था और बदले में इंडियन प्रोडक्ट्स लेके जाते थे। मे बी इट इज द स्पाइसेस, मे बी इट इज द सिल्क कॉटन टेक्सटाइल, और मे बी इवन इट इज फूड। ये सब इनको इंपोर्ट करना होता तो गोल्ड एंड सिल्वर हमें देके जाते। फिर उन्होंने उल्टा शुरू कर दिया, जब भी इन्होंने पॉलिटिकल गवर्नेंस इंडिया के ऊपर बना ली तो इंडियन मनी से ही ये इन चीजों को इंडिया से बाहर भेजते थे क्योंकि रेवेन्यू इनके पास आता था, और हमारे यहाँ से ज्यादातर रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता और फिनिश गुड्स इंपोर्ट होती, ब्रिटिश फिनिश गुड्स। तो ब्रिटेन में सारी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई और उधर से चीजें बना के इंडिया में फिनिश्ड गुड्स की मार्केट स्टैब्लिश की गई, जैसे पॉलिएस्टर, रेयन फैब्रिक्स एंड ऑल दैट। Obviously, the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. उनको क्या चिंता है कि इंडिया में कितना नेशनल इनकम हो रहा है या पर कैपिटा इनकम हो रहा है? They never made an attempt. This line made it into UPSC prelims question. उन्होंने इसको उल्टा करके डाला, उन्होंने बोला that many attempts were made by colonial government to calculate or estimate India's national income. इस तरह से स्टेटमेंट आई जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट थी। ठीक है, देन सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स व्हिच वर मेड टू मेजर सच इनकम्स yielded conflicting and inconsistent results. Among the notable estimators were Dadabhai Nauroji, William Digby, Finlay Shiras, VKRV Rao. So these were the people, including RC Desai, जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम एस्टिमेट की। ये सारे इंडियंस हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, आगे जाके हम हिस्ट्री में इनका नाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एज इट इज इनको हम बैक इन द डे जो इकोनॉमिक नेशनलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लोगों ने एज इट इज इंडिया की नेशनल इनकम चेक करने की कोशिश की कि हालत है क्या, और कारण सोचने की कोशिश की कि इतना बड़ा देश क्यों नहीं तरक्की कर रहा। सो इट वाज राव whose estimates during the colonial period were considered very significant, VKRV Rao. However, most studies did find that countries' growth of the aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a mere 0.5% growth in per capita output per year. मतलब per capita income कितनी बढ़ रही है? Per capita income का अगर बेसिक सा आइडिया आपने समझना हो तो एक व्यक्ति पूरे साल में कितना कमा रहा है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, सो नेशनल इनकम देखना हो तो जितने भी व्यक्ति पूरे देश में हैं तो वो पूरे साल में कितना कमा रहे हैं। ठीक है, दैट्स द सिचुएशन। सो ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि पिछले साल जितना कमा रहे थे उसके मुकाबले अगले साल कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। तो लेट्स से कोई बंदा अगर 100 रुपया पिछले साल कमाया और अगले साल 102 रुपए कमाए तो 2% ग्रोथ इसको बोलते हैं। अब एक साल में शायद उसके खर्चे भी बढ़ गए हो तो फिर ग्रोथ क्या ही रही। ठीक है, चलिए, so that was the situation. So not much growth happening in India. That's the basic meaning of it. Now, one by one, they will be talking about the sectors of the economy. So first is the agricultural sector कि हमारा जो agriculture sector है British period में किस तरह से था। Let's see. So India's economy under the British colonial rule remained fundamentally agrarian. About 85% of the country's population lived mostly in villages and derived livelihood directly or indirectly from the agriculture. तो आज भी
करीब 67% people are living in rural areas, 33% are in urban areas. इस तरह के सेंसस आते हैं. एक फिगर ये भी आता है 63, 37. तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलेंगे तो 65, 35 लेके चल लो, ठीक है. तो करीब 20% का फर्क पड़ा है फ्रॉम द colonial times till now. Okay, 20% people have got into urban migration. That's the amount. Now, however, despite being the occupation of such a large population, the agricultural sector continued to experience stagnation. Stagnation का मतलब कोई बहुत ज्यादा growth नहीं हो रही. And not infrequently, unusual deterioration. कहने का मतलब जितने पैसे पिछले साल कमाए थे, उसका नुकसान हुआ अगले साल. Agricultural productivity became low, though in absolute terms the sector experienced some growth due to expansion of the aggregate area under cultivation. कहने का मतलब किसी किसान के पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो उस 1 एकड़ में से फसल नहीं बढ़ रही. हाँ, नंबर्स ऑफ एकर्स ऐड हो रहे हैं और ज्यादा जमीन खेती के अधीन आने की वजह से ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर, लेकिन पर हेक्टेयर या पर एकड़ जो यील्ड है वो कम ही है. वो कम होने का कारण क्या है? कोई फर्टिलाइजर्स नहीं, कोई मैकेनाइजेशन नहीं, कोई इरिगेशन के ढंग के सिस्टम नहीं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सीड्स नहीं है. तो इसकी वजह से कोई आपकी जो ग्रोथ प्रोडक्टिविटी है उसमें भी बढ़ावा नहीं हो रहा था. So this stagnation in agriculture was caused mainly because of the various systems of land settlement. अगर सरकार ही आपकी कमाई का 1/3 या उससे ज्यादा हिस्सा ले जाए, ब्रिटिश सरकार, तो फिर आप खेतीबाड़ी में क्या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करोगे? ये इश्यू था. तो लैंड सेटलमेंट, लैंड का इंडिया में जो एस्पेक्ट था ना, वो ये था कि जमीन तो सरकार की है, आप बस किराएदार बैठो उधर. इस तरह की सिचुएशन थी. कहने को आपकी जमीन है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप अपनी रेवेन्यू गवर्नमेंट की जमा नहीं कराते तो फिर लैंड आपसे ले ली जाएगी, वन वे और द अदर. So let's see. Land settlements that were introduced by the colonial government. So particularly under the zamindari system, which were implemented in the then Bengal presidency, comprising the parts of India's present day eastern states. जितने भी आज आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स दिखते हैं, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूरे का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये सारे के सारे उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट एंड पार्सल था. ठीक है. तो इंडिया को अगर आप देखें तो उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी इज द बिगेस्ट प्रेसिडेंसी. ओके. नाउ व्हाट हैपेंड हियर? The profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindar instead of the cultivators. However, a considerable number of zamindars, and not just the colonial government, did nothing to improve the condition of the agriculture. तो आप समझिए कि एक चीज से मैं प्रॉफिट तो ले रहा हूं, लेकिन मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा. तो ऑब्वियस है कि विथ टाइम डिटीरियोरेशन जो आनी है वो तो आएगी. Every lucrative business, profitable business requires reinvestment. If you don't invest back into the business, ultimately it is going to die out. Maybe in the agriculture की बात करें तो land development, irrigation, seeds, R&D, anything like that. But it is required. So what happened is the interest of the zamindar was only to collect rent regardless of the economic condition of the cultivator. किसान मरता मर जाए, लेकिन उसको जमीन का किराया टाइप तो देना ही. This caused immense misery and social tension among the latter. आज भी हमारे इंडिया में एक नक्सलबाड़ी या नक्सल बेल्ट है, नक्सलिज्म बोलते हैं. तो वो जमींदार और किसान के बीच का झगड़ा ही और कुछ नहीं. वहां से शुरुआत हुई थी और आज उसी को पॉलिटिकल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से आर्म्स एंड एम्युनिशन मिलने के बाद एक आतंकवाद का दर्जे तक पहुंच चुके हैं. दैट्स नक्सलिज्म. इंडियन पीपल अगेंस्ट the establishment or Indian establishment itself. Yeah. So to a very great extent, the term revenue settlement were also responsible. Terms of revenue settlement were also responsible for the zamindars adopting such an attitude. क्या था revenue settlement की terms? First, date of depositing the specified sums for revenue were fixed, failing which the zamindars were to lose their rights. अगर जमींदार उस पर्टिकुलर तारीख तक एक पर्टिकुलर रेवेन्यू जितना उसको जमा कराना है, क्या करते थे ना, ऐसे बोलते थे
कि ये जी 1000 एकड़ की लैंड की जिम्मेदारी आपको दे दी गई, आप इसके जमींदार। ये कोई हेरिडिटरी राइट्स नहीं है। हेरिडिटरी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपके बेटे को भी फिर जमींदारी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपनी जमींदारी कितने अच्छे से निभा पाए। ठीक है, उसमें होता क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपने रेवेन्यू कलेक्ट करनी है किसान से। तो जितनी वहां पे फसल हो रही है उसका करीब 1/3 हिस्सा आपको एज अ रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उस हिस्से में से 1/10 पार्ट तो आप ब्रिटिशर्स को दे देंगे और 1/11 पार्ट अपने पास रखेंगे। इस तरह का सिस्टम है। ठीक है, तो फर्ज कीजिए 11 रुपए अगर आपको रेवेन्यू मिल रही है तो 10 रुपए आप ब्रिटिशर्स को देंगे और 1 रुपया आपका है। दैट्स हाउ द जमींदारी सिस्टम वाज क्रिएटेड। ओके, so besides this, low level of technology, lack of irrigation facilities, and negligible use of fertilizers all added up to the up to aggravate the plight of the farmers and contributed to the dismal level of agriculture productivity. Now, there was, of course, some evidence of relatively higher yield of cash crops in certain areas of the country due to commercialization of agriculture. Cash crops की yield high थी, और ये cash crops कौन से थे? There is indigo, there is coffee, and there is tea. इस तरह के क्रॉप्स फूड क्रॉप होता है या कैश क्रॉप होता है? ठीक है, तो कैश क्रॉप मतलब उसको कमर्शियली बेचने के लिए उगाया जा रहा है। तो ये काम शुरू हुआ अभी, लेकिन ये किसान नहीं उगा रहा अपनी मर्जी से। ये ब्रिटिश सरकार उनसे कह रही है कि इसको फोर्सेबली प्लांट करो और कम रेट पे हमें दो बना के। दैट्स द सिचुएशन। या सो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, लेकिन ये किसान के हित में नहीं, ना ही इकोनॉमी के हित में। But this hardly help farmers in improving their economic conditions, as instead of producing food crops, now they are producing cash crops, which were to be ultimately used by the British industry back home. तो इंडिया में तो टी कॉफी प्लांटेशन की यूटिलिटी नहीं हो रही है, रॉ मटेरियल ही जा रहा है वहां से, and then companies like Twinings and everything is coming up. Yeah. Then, despite some progress made in the irrigation, India's agriculture was starved of investment in terracing, flood control, drainage, desalination of soil, which while a small section of farmers changed their cropping pattern from food crop to commercial crop, a large section of tenants, small farmers, and sharecroppers neither had the resources and technology nor the incentive to invest in agriculture. तो किसान के पास भी कोई खास इंसेंटिव नहीं है अपने एग्रीकल्चर को डेवलप करने का, जमींदार के पास भी कुछ खास इंसेंटिव नहीं है। कुल मिला के एग्रीकल्चर 85% जनता कर रही है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उससे निकल कुछ नहीं रहा। उससे बस रेंट मैनेज हो रहा और लोग जो एग्रीकल्चर के अंदर है वो खाना खा पा रहे, दैट्स ऑल। और धीरे धीरे तो सिस्टम इस तरह से हो जाएगा कि कैश क्रॉप्स बढ़ने शुरू होंगे, फूड क्रॉप कम हो जाएंगे, और फूड क्रॉप कम होने की वजह से इंडिया में रेकरिंग फेमीन्स होनी शुरू हो जाएंगी, भुखमरी, ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ सिस्टम। Then what's the situation with the industrial sector? So as in case of agriculture, so also in manufacturing, India could not develop a sound industrial base under the colonial rule. आज भी नहीं कर पाए हम, इंडिपेंडेंस के 70-75 साल हो गए हैं, 75 years, but we are not yet there. Even as the country's world famous handicraft industry declined, no corresponding modern industrial base was allowed to come up. एक तो होता है कि comes up, एक होता है allowed to come up. Yeah, to take pride of place so long enjoyed by the foreigner. तो बेसिकली कोई और इंडस्ट्री खुलने ही नहीं दी गई, उसके ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगा दिए जाते या डिसइंसेंटिव्स क्रिएट किए जाते कि इंडिया जो है वो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ही रहे, कंज्यूमर ऑफ रॉ मटेरियल या प्रोड्यूसर ऑफ फिनिश गुड्स बने ही नहीं। क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि इंडिया से रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, ब्रिटेन में उसको प्रोसेस करेंगे, फिनिश्ड गुड्स फिर इंडिया में लेके आएंगे और महंगे बेचेंगे। क्योंकि आप, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो कॉटन जो है वो आपको लेट्स से 100 रुपीज पर केजी मिलता है, लेकिन कॉटन शर्ट जो है, अगर 1 kg कॉटन शर्ट की बात की जाए तो वो तो कम से कम 1000 रुपीज का मिलेगा, है ना? उस पर पूरा ब्रांडिंग, एवरीथिंग, टेलरिंग होके सब आ रहा है। सो वैल्यू एडिशन इज व्हाट बेसिकली पीपल एंजॉय। इफ यू आर बाइंग अ रॉ मटेरियल, then you add value to it. That value addition is what provides the economy with growth. Understand this. This is the very basic feature of it.
एनी काइंड ऑफ इकोनॉमी। इंडिया में भी अगर हम चाहते हैं ना कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे, तो ये वैल्यू एडिशन चेन ही है जिसको सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कैप्चर करना। Let's try and understand value addition a little more better. Let's go to the drawing board for that. Today, what's the situation with China? Let me give you an example of China. So any development or production today, आज जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो प्रोडक्शन करती हैं, ये क्या करते हैं कि प्रोडक्शन की लाइन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं। let me give you an example of a car. Now, car manufacturing के अंदर there are several aspects to car. There is production of tires, there is a production of engine, there is a production of gearbox, there is a production of chassis, there is a production of fabrication जिसको body बोल देते हैं, fabrication and painting. Okay, there is a production of electronics which will go into the car. Okay, and then for all this there are also spare parts. तो कार प्रोडक्शन के अंदर ये सारे बेसिक एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको मारुति सुजुकी की बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, उससे आपको सारी आइडियाज मिल जाएंगे। अब मारुति सुजुकी के लिए जो टायर्स हैं वो कौन बना रहा है? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड अपोलो और देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ब्रिजस्टोन। ठीक है, अपोलो इज इंडियन, ब्रिजस्टोन इज यूएस। इंजन जो है वो फिएट बना रहा है, सारे इंजन मारुति के आज की डेट में। ठीक है, दिस इज अगेन एन इटालियन कंपनी, Pininfarina actually. So Pininfarina today owns Fiat. Okay, then gearbox जो है ये थोड़े बहुत मारुति बनाता है और थोड़े बहुत Fiat मिल जाते हैं, थोड़े बहुत इधर उधर से और सोर्स करते हैं, मॉडल टू मॉडल वेरिएबिलिटी है। ठीक है, सो Volkswagen भी बनाता है, इट्स द सेम फैमिली। सो Pininfarina के थ्रू ही आता है। चैसिस मारुति खुद बनाता है, मारुति सुजुकी इंडियन है ना, मारुति उद्योग इंडिया लिमिटेड। फैब्रिकेशन और पेंटिंग भी मारुति खुद करता है इंडिया में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स सारे के सारे आउटसोर्स होते हैं। देयर इज टीवीएस, दिस इज वन पर्टिकुलर कंपनी व्हिच प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोस्ट ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग हब इज इन चाइना। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स एन नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, कुछ कोरियन हैं, दैट मीन्स साउथ कोरियन, कुछ चाइनीज हैं, कुछ इंडियन हैं, n number of suppliers हैं for spare parts. Okay, various other parts are there, वहां पे भी इसी तरह से चीजों की गैदरिंग होती है। अब ये सारी वैल्यू चेन मिला के एक गाड़ी बनती है। कोविड के टाइम पे अभी क्या हो रहा है कि ये किसी किसी कंट्री में कोई कोई वैल्यू चेन प्रभावित हो रही है। जैसे चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बन रहे थे गाड़ियों के अंदर लगने वाले, वो अब बंद हो गई इंडस्ट्री, बहुत देर से लॉकडाउन की वजह से वो सप्लाई उतना नहीं क्रिएट हो रहा। तो फिर गाड़ी तो तब तक नहीं बनेगी जब तक ये सारे पार्ट्स नहीं अवेलेबल ना, दैट विल क्रिएट अ ट्रबल। इसी वजह से पेंडिंग ऑर्डर्स चलते चले जाएंगे। आजकल आप कोई भी गाड़ी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सो उसमें आप बैक एंड लॉग्स देखेंगे कि बहुत पुराना पुराना स्टॉक लग रहा है, या फिर एज इट इज उनके ऑर्डर्स पेंडिंग है, 6-6 महीने की वेटिंग पीरियड है। कारण क्या है? सप्लाई चेन। सो टुडे द इंटायर MNC structure is working through one basic aspect, that is supply chain. अब इस supply chain के अंदर essentially हो क्या रहा है? You have a raw material. From that raw material, you are producing a finished good, which is not the final good. Yeah. This finished good, number one, goes into creation of a final good somewhere else. Maybe the phone or a laptop on which you are watching this class right now. Let me give you an example of that also. उसके अंदर जो प्रोसेसर है, अगर आप एक लैपटॉप यूज कर रहे हो तो इंटेल एक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या AMD एक प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये कोई और कर रहा है ना। रैम कोई और बना के दे रहा है, किंगस्टन हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, हार्ड डिस्क कोई और दे रहा है। ठीक है, अच्छा, कंपनी कोई और है जो
इन सबको असेंबल करने वाली है, मे बी यू आर यूजिंग HP और MSI और Fujitsu और जो भी कंपनी का आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, वो इन सबको असेंबल कर रहा है, ठीक है। बैटरी कोई और प्रोवाइड कर रहा है, मदरबोर्ड कोई और प्रोवाइड कर रहा है। सो दे आर ऑल वेरियस काइंड्स ऑफ finished goods. They are all added together to create one final good. In all the creation, here also there is value addition, here also there is value addition. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड नंबर 1 या फिनिश गुड बनाने के लिए ये वैल्यू एडिशन नंबर 1 जो है ये हमेशा ज्यादा होगी। फिनिश गुड्स को असेंबल करके एक बनाने का वैल्यू एडिशन उतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो एक जगह तो मैं प्लास्टिक यूज कर रहा हूँ या सिलिकॉन यूज करके प्रोसेसर बना रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली मेरे को ज्यादा मिलेगी ना, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो आई हैव मोर वैल्यू एडिशन विद मी। Every country today is wanting to capture more and more space in this value addition chain so that they are able to earn money out of it. तो ब्रिटिशर्स ने लेकिन हमारे साथ किया क्या? उन्होंने इंडिया के अंदर जो ये चेन ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग था, इसको तोड़ा। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारी ये जो आर्टिजन्स वगैरह हैं, ये इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स वो क्या करते थे इंडिया में, हम फाइनल गुड भी हम ही बना रहे थे और ये सब भी हम ही कर रहे थे। And this final good was getting exported out of India, like cotton textile, various metal works and so on. उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो जो बंदा उसको ब्रिटेन में बैठ के खरीद रहा है, अगर 10 रुपए का रुमाल यहां से चल रहा है ना, तो उसको वो 1000 रुपए का पड़ेगा। और ब्रिटिश रुमाल अगर वो खरीदेगा तो वो उसको 5 रुपए का पड़ेगा। तो इट विल बी आउट ऑफ द रीच ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन ब्रिटेन। दैट्स द सिचुएशन दैट दे क्रिएटेड। तो बहुत सारे इस तरह के टैक्सेस उन्होंने लगाने शुरू किए, ठीक है। इस वजह से अब इंडिया में से क्या एक्सपोर्ट कर पा रहे थे हम? सीधा सीधा रॉ मटेरियल, बस। ताकि वहां से जो 10 रुपए का रुमाल बन के आए वो इंडिया में 12-15 रुपए का बिके, so that the Britishers are able to gain profit at value addition also and here at the retail level also. That's what they started doing. Okay, कुछ कुछ समझ आया? वैल्यू एडिशन चेन कैसे वर्कआउट कैसे करता है? हेलो हेलो, आर्यन, श्रुति? यस सर। चलिए, गुड। अभी भी हम इसी चक्कर में हैं। अभी भी हम वैल्यू एडिशन चेन का ज्यादा से ज्यादा पार्ट एंड पार्सल बनना चाहते हैं। So the primary motive of the colonial government behind this policy of systematically deindustrializing India was twofold. The intention was first to reduce India to the status of mere exporter of important raw material for upcoming modern industry in Britain. And second, to turn India into a sprawling market for finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of the British industrialists. Okay. Or maximum advantage of their home country, that is Britain. So in the unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of local made goods. आप सोचो ना, आज इंडिया में कुछ भी इंडियन ना बन रहा हो तो फिर क्या है, हर चीज के लिए हम इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर रहेंगे। और इंपोर्ट्स पे निर्भर रहेंगे अगर, तो फिर उस केस में जब कुछ बन नहीं रहा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पैसा कहाँ से कमाएंगे, एक ये कंसर्न रहेगा। और क्योंकि सब कुछ बाहर से ही खरीदना है, तो फिर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इशू ये क्रिएट होगा कि अब पैसा आएगा कहाँ से वो खरीदने के लिए, क्योंकि लोगों के पास तो है नहीं। और जब आप कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू बाय समथिंग फ्रॉम ब्रिटेन, आई हैव टू पे देम इन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। या if I am to buy something from America, I have to pay them in American dollars. If I don't have a way to earn American dollar or British pound sterling, then how am I going to do this? आप सोच के देखो, जो रॉ मटेरियल मैंने $10 का लेट से अमेरिका को बेचा, लेकिन $100 का फिनिश्ड गुड्स खरीद लिया, बीच के $90 कहां से आएंगे?
इशू हो जाएगा ना, तो मेरे को और ज्यादा रॉ मटेरियल बेचना पड़ेगा। लेकिन किसी भी एक डेस्टिनेशन कंट्री का रॉ मटेरियल कंजम्पशन लिमिटेड ही है ना। लाइक फॉर एग्जांपल एक कॉटन टेक्सटाइल मिल है, वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कॉटन ही खरीदेगा, ऐसा तो है नहीं कि 9 गुना ज्यादा खरीद लेगा। तो ये एक इशू रहेगा। आज आप श्रीलंका की इकोनॉमी में जो क्लाइमैक्स देख रहे हो कि लोग लड़ रहे हैं, उधर एक न्यूज आया था आज से हफ्ता 10 दिन पहले कि 1 लास्ट डे ऑफ फ्यूल इज लेफ्ट इन श्रीलंका। तो जिसको भरवाना है भाई भरवा लो, इसके बाद खत्म है, नो मोर फ्यूल फॉर योर कार्स। Imagine that's the situation. Why? Because Sri Lanka has to import oil and gas. It is not something that is produced there locally. So to import, they need to pay. Either they pay through their own money, which will not be accepted because Sri Lankan money doesn't have much value in the international market, or they borrow money and then pay. Now their situation is like this. And how long can you borrow? As long as you have capability to return back. कोई आपको उधार पैसे भी तो तभी देगा ना जब आप उसके वापस करने के लायक होगे, या जो आप वापस कर रहे हो उसकी कुछ वैल्यू हो। अब जो करेंसी से श्रीलंका वापस कर पा रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। श्रीलंका कमा रहा था टूरिज्म से, दैट वाज द ओनली इंडस्ट्री ऑन विच इट वाज सर्वाइविंग। बहुत सारे लोग श्रीलंका में टूरिज्म के लिए जाते हैं, मालदीव्स में टूरिज्म के लिए जाते हैं। कोविड की वजह से वो पूरी इंडस्ट्री चौपट हो गई, 2 साल में खत्म, हवा निकल गई। और ज्यादातर ये प्राइवेट बिजनेसेस होते हैं और ठेके पे होटल बना के दे देते हैं। अभी श्रीलंका में क्या है ना, या कहीं पे भी आप जाएंगे, इवन इन हिमाचल और एनीवेयर, व्हाट हैपेंस इज द डेवलपर्स विल क्रिएट अ होटल, they'll find a contractor, give that hotel for a certain amount of lease कि इतने पैसे लो, 1 साल का मुझे दे दो और आप जैसे मर्जी चलाओ, जितने मर्जी कमाओ। इस तरह से काम होता है। तो जिन्होंने तो बनाया वो तो अपना ऐश कर रहे, उनको तो कोई टेंशन नहीं होती, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्टर से ठेका ले लिया, नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट अ डील फॉर देम। बट द आम जनता विच इज वर्किंग इन दोज होटल्स, the people who are employed there, they are getting money from those hotels or various tourism attractions that have been created. So their economy runs from that point, no? वो करने की भी कैपेबिलिटी खत्म हो गई, तो 2 साल के अंदर अंदर इट्स ऑल डन पे नाउ, फिनिश्ड। सिमिलर फेट वुड बी देयर इन पाकिस्तान वेरी शॉर्टली। उधर भी आईएमएफ से वो लोन लेने जा रहे हैं अभी, अगर मिल गया तो चल जाएगी कंट्री, नहीं तो खत्म। India can also have the same fate, but we are trying to not have that. क्यों? आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है ना, तो उसकी वजह से we are trying to produce as much as we can at the home itself. So this is the realization within us. The foreign exchange reserves are comfortable right now. So around $600 billion of foreign exchange reserve is what we have. तो इस वजह से हमारा एक convenient atmosphere बना हुआ है, and we are able to move forward. ठीक है, एंड देर इज टाइम जिसके बीच बीच में हमारा ये थोड़ा सा लैग पीरियड निकल जाएगा तो फिर रिवाइव हो जाएगी, क्योंकि द साइज ऑफ इकोनॉमी ऑल्सो मैटर्स, नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, in the unfolding economic scenario, the decline of indigenous handicraft industry created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of local made goods. This demand was profitably met by increasing import of cheap manufactured goods from Britain. So basically, India became a dumping site for cheaply manufactured British goods, as it is today for cheaply manufactured Chinese goods. History repeats itself, no? Now, during the second half of the 19th century, modern industry began to take roots in India, but its progress remained very slow. Initially, this development was confined to setting up of cotton and jute textile mills. The cotton textile mills, mainly dominated by Indians, were located in the western parts of the country, that's Maharashtra and Gujarat, while the jute mills dominated by foreigners were concentrated in Bengal. So 1853 में ये जूट एंड कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं ये स्टैब्लिश होनी शुरू हुई, 1850s आप कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी कहने का मतलब ये 18 सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, 1850s, okay. So subsequently, the iron and steel industry began coming up in the beginning of the 20th century. The Tata Iron and Steel Company was incorporated in 1907. Jamshedji Tata उन्होंने शुरू किया था
तो टिस्को बोल के इसको 1907 में शुरू किया, तब से चल रहा था इंडिया में. A few other industries in the fields of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War. However, there was hardly any capital good industry to help promote further industrialization in India. Capital goods industry, ये various goods industry होते क्या? थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. So capital good industry means industry which can produce machine tools, which are in turn used for producing articles of consumption. For example, so let's say there is a machine which makes popcorn or a machine which makes something. That final something which it makes is the end user final good. But the machine itself is only used for some kind of production. अगर मेरे पास मशीन बनाने की इंडस्ट्री नहीं है तो फिर मैं आगे जो इससे चीजें बननी है वो भी नहीं बना पाऊंगा. That's the nature of capital goods industry. Okay. Now you get an idea what is capital goods industry. For example, a car manufacturing plant that will produce a car, no? जब तक मैं कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बना रहा तो मैं कार कहां से बनाऊंगा. अ स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अगर मैं ये नहीं बना रहा तो मैं स्टील कहां से बनाऊंगा. लाइक दिस. So its capital goods industry is the industry which is creating the machinery, and this machinery is then in turn used to create the final good. Okay. चलिए आगे देखते हैं. The establishment of a few manufacturing units here and there in India was no substitute to the near wholesale displacement of the country's traditional handicraft industry. क्या है ना कि छोटी मोटी इधर टेक्सटाइल मिल खुल गया, कोई उधर स्टील की इंडस्ट्री खुल गई, इससे जो सारे जनता पहले जॉब्स में थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में लगे हुए थे, परिवार के परिवार, गांव के गांव, उनका रोजगार छिन गया. तो उनके लिए इफेक्टिव रिप्लेसमेंट नहीं थी. यहाँ आप इमेजिन कीजिए कि लेट्स से एक स्टेट है, अब उस स्टेट के अंदर जो रॉयल्टी है उनका सिस्टम ऐसे बन रखा है कि राजा जी ऐसे घूमने निकलते हैं अपने पूरे स्टेट के अंदर, और घूमते हुए उनको कुछ चीजें पसंद आया कि भाई यहाँ पे ना ये मटके बड़े अच्छे बनाते, उठा लो, इनको ऑर्डर दे दो रॉयल हाउस के लिए, इतने अच्छे से मटके और बना के भेजो. यहाँ पे सिल्क बड़ा अच्छा है, उठा लो, इनको ऑर्डर दे दो ये वाला सिल्क और ज्यादा रिफाइन करके भेजो. इस तरह से राजा जी के नवाबी शौक भी है थोड़े से रॉयल. तो वो उसकी वजह से वो जो पूरे एक राज्य के अंदर एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट पूरे रॉयल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है और पेट्रोनेज जुड़ी हुई है. तो उस हिसाब से वो एक बिजनेस इंडस्ट्री भी शुरू हो गया है. तो ये लोग क्या करते हैं, जो उस टाइम पे कारीगर हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, कि ठीक है थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर ली, थोड़ा बहुत अपना कारीगरी के ऊपर काम कर लिया, और दोनों तरफ से उनका काम चल रहा है. अभी क्या होगा कि रॉयल पेट्रोनेज तो खत्म कर दिया एज इट इज. क्यों? क्योंकि राजा खुद बेचारा पेंशन पे जिंदा है, उसका पूरा राजपाट जो है वो ब्रिटिश सरकार के पास चला गया. अभी होगा क्या कि दिस फेलो who is earning pension and merely able to maintain his own living standard, he will not be able to afford royal patronage or anything to any craftsman. So the craftsman is now relying only upon the agricultural income, and which, by the way, is also being taken 1/3 away through various kinds of zamindari, mehelwadi, rotwadi kind of land revenue systems. उसमें से भी अंग्रेज ले जाते, तो इस वजह से इकोनॉमी जो है नीचे की तरफ जा रहा है. Now, furthermore, the growth rate of the new industrial sector and its contribution to GDP, that is the gross domestic product, remained very small. What is this gross domestic product? We'll come to that. अभी तक ये समझो कि पूरे देश में क्या बन रहा है, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू. नाउ another significant drawback of the new industrial sector was very limited area of operation of the public sector. Public sector क्या होता है? सरकारी कंपनी. तो सरकारी कंपनियां सिर्फ कुछ ही एरियाज में काम कर रही थी. दैट वाज रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स एंड सम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. जैसे दिल्ली दूरदर्शन है, ऑल इंडिया रेडियो है, ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स. रेलवे जो है वो भी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तो इनके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है जो इनको देख रेख में चलाता है. तो कुछ ही एरियाज में ये काम कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरियों का भी कुछ खास अंदेशा उस टाइम पे नहीं था. ठीक है, so that's another reason why people will not prosper much. And in any case, in all these, the major positions were given to the Europeans, and the low earning positions were given to the Indians. चाहे कोई भी सरकारी नौकरी.
So that was another one. Now, foreign trade. So India has been an important trading nation since the ancient times, but the restrictive policies of commodity production, trade, and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition, and volume of India's foreign trade. ट्रेड के अंदर ना तीन चीजें होती हैं, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम। स्ट्रक्चर का मतलब क्या बेच रहे हैं, है ना, कि कौन क्या बना के बेचेगा। कॉम्पोजिशन का मतलब किसको कौन कौन से प्रोडक्ट्स जाएंगे। वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स जा रहा है। सो दीज आर द थ्री मेजर एरियाज, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम। एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल या सर्विसेज, ये है स्ट्रक्चर। कॉम्पोजिशन मतलब लेट्स से I am selling wheat or I am selling bread or I am selling a car. This is the composition. कौन कौन से एलिमेंट्स में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। वॉल्यूम मीन्स हाउ मच। तो ये सारे के सारे किस वजह से रिस्ट्रिक्टेड हैं? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज मतलब बढ़ने से रोकने वाला, आगे बढ़ने से रोकने वाला। तो प्रोडक्शन पे भी रोक है कि भाई तुम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, वो अगर तुम यहीं पे यूज कर लोगे तो हम ब्रिटेन की इंडस्ट्री को क्या भेजेंगे। ट्रेड एंड टैरिफ के अंदर क्या करते हैं कि तुम्हें रिस्ट्रिक्शन है कि अपना सामान इधर ही बेच सकते हो और कहीं नहीं बेच सकते, क्योंकि तुम अगर सब जगह बेचोगे तो फिर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहाँ बिकेंगे, उनके लिए भी तो मार्केट चाहिए। टैरिफ्स का मतलब टैक्स। तो अगर तुम कुछ इंपोर्ट कर रहे हो या तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम ब्रिटिश इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर सकते। That's how the situation happened in India. So that was the situation of Indian trade, foreign trade. So India, in an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, woolen clothes, and capital goods like light machinery produced in the factories of Britain. So we became a net importer in terms of money value. For all practical purposes, Britain maintained the monopoly control over India's exports and imports. As a result, more than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, Persia. The opening of the Suez Canal further established British control over India's foreign trade. The more important characteristic of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of large export surplus. But this surplus came at a huge cost to the country's economy. Several essential commodities such as food grain, export surplus मतलब मैं एक्सपोर्ट करने से पैसा कमा ज्यादा रहा हूँ, इंपोर्ट कम कर रहा हूँ, इंपोर्ट में मेरा पैसा खर्च कम हो रहा है, दैट विल जनरेट द एक्सपोर्ट सरप्लस। पर एक्सपोर्ट सरप्लस यहाँ पे किससे जनरेट किया जा रहा है? रॉ मटेरियल बेच बेच के, ठीक है। तो व्हाट इज हैपनिंग? तो हमारे यहाँ पे बेसिक चीजों की कमी हो जाएगी। So furthermore, the export surplus did not result in any flow of gold or silver into India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain. The expense of war, ये जो ऑफिस सेटअप बाय colonial government in Britain है, इसको बोलते थे इंडिया ऑफिस। तो कहते थे कि यहाँ से हम इंडिया की सरकार चला रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था एक, which was sitting in Britain only. He was a British member of parliament. तो उसके अधीन ये इंडिया ऑफिस चलता था और उसकी सैलरी और उस ऑफिस का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर इंडियन मनी से उधर पे होता था, ठीक है। नाउ एक्सपेंसेस ऑन वॉर again fought by the British government and import of invisible items, all of which led to drain of Indian wealth. तो हमारे पास जो एक सरप्लस भी जनरेट हो रहा है एक्सपोर्ट करने के बाद, वो भी ऐसी कमोडिटीज का एक्सपोर्ट करने के बाद जो इंडियन को भी जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आज इंडियन गवर्नमेंट ने व्हीट और शुगर के एक्सपोर्ट को बैन किया है महंगाई के मद्देनजर। क्यों किया? यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा था, तो व्हीट और शुगर की डिमांड बहुत है वर्ल्ड मार्केट में, क्योंकि अदरवाइज यूक्रेन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। या सो लेकिन अब ये तो नहीं कर पा रहे, तो फिर कौन कर रहा है? इंडिया से व्हीट एक्सपोर्ट हो रहा था। तो इंडियन मार्केट में भी तो व्हीट की रिक्वायरमेंट है, आटा दाल तो चाहिए ना। तो अभी क्या है कि इंडियन व्हीट एक्सपोर्ट बैन किया गया ताकि
हमारे लोगों को अवेलेबल रहे, नहीं तो प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। शुगर को भी बैन किया गया एक्सपोर्ट से, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल रहना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट ही करते रहेंगे तो फिर इंडिया में खाने के लिए बचेगा क्या, और जो कम रह जाएगा उसकी एज इट इज प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा साधारण सा रिलेशनशिप है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड ओवर सप्लाई। जिस चीज की जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा, जिस चीज की जितनी ज्यादा सप्लाई होगा उतना प्राइस कम होता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड डिवाइड बाय सप्लाई। ठीक है, तो अभी फॉर एग्जांपल मिट्टी बहुत है इधर उधर, तो मिट्टी का प्राइस कम है। गोल्ड कम है वर्ल्ड में, तो गोल्ड का प्राइस ज्यादा है। यहां से समझ लो। तो अगर वीट की पैदावार इस बार कम हुई तो इस वजह से पहले ही प्राइसेस ज्यादा है। अब अगर हम इंडिया में उसको सप्लाई ना करके बाहर कर दें तो सप्लाई भी कम हो जाएगा इंडियन मार्केट में, तो प्राइसेस विद इन इंडियन मार्केट विल इंक्रीज। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू अवॉइड। बट ब्रिटिशर्स ने ये बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने धड़ल्ले से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते गए, और जो सरप्लस भी क्रिएट हुआ वो भी अपने खाते में डाल लिया किसी ना किसी तरीके से, या तो इंडिया ऑफिस के लिए, या लड़ाई के खर्चों में डाल दिया, या फिर कुछ ना कुछ इनविजिबल्स, या दैट मींस इनविजिबल हियर मींस सर्विसेज, तो उनको इंपोर्ट करने के लिए खर्च कर दिया। सो दैट्स हाउ दिस पेड ऑफ द मनी। ओके, सुएज कैनाल के बारे में थोड़ा सा देखिए क्या है। सो दिस इज द रूट ऑफ सुएज कैनाल, इट्स बिटवीन अफ्रीका एंड द एशियन कॉन्टिनेंट, दैट्स यूके राइट हियर। सो मेडिटेरेनियन सी के बीच में से इस तरह से सुएज कैनाल इंडिया के लिए कनेक्टिंग रूट हो गया। पहले इनको इधर से घूम के आना पड़ता था, अभी इन्होंने एक रूट ये बना लिया कि सीधा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो पाए। ठीक है, so Suez Canal is an artificial waterway running from north to south across the Isthmus of Suez in the northeastern Egypt. It connects Port Said on the Mediterranean Sea with the Gulf of Suez, an arm of the Red Sea. That's right here, Red Sea. The canal provides a direct trade route for ships operating between European and American ports located in and ports located in South Asia, East Africa, or Oceania, by doing away with the need to sail around Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world even today. Its opening in 1869 reduced the cost of transportation and made the access to Indian market easier. So very strategically located. अभी पीछे एक एवरग्रीन, आई थिंक समथिंग लाइक दिस शिप था जो स्विस कैनाल में फंस गया, तो बहुत देर तक ट्रैफिक चल नहीं पाया आगे, तो उससे बहुत नुकसान हुआ बहुत सारी कंट्रीज में ट्रेड के लेके। ठीक है, सो दैट इज द स्टोरी ऑफ स्विस कैनाल। नाउ व्हाट वर द डेमोग्राफिक कंडीशन? डेमोग्राफी मींस स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन का क्या सिनेरियो है, लेट्स सी। So various details about the population of British India were first collected through a census in 1881. तो पहला सेंसस जो होता है वो 1881 में ब्रिटिशर्स ने किया। ठीक है, दैट्स द फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। Though suffering from certain limitations, it revealed the unevenness in India's population growth. Subsequently, even 10 years after such census operations were carried out, before 1921, India was in the first stage of demographic transition. The second stage began after 1921. ये prelims में पूछते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस का सिस्टम है क्या, ये थोड़ा सा समझाता हूं पहले मैं आपको। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड अंडरस्टैंड दिस। पेन एंड पेपर है, लिख रहे हो साथ में? हेलो हेलो। यस सर। तो डेमोग्राफी और डेमोग्राफिक स्टडीज एसेंशियली है क्या? इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो हम ये पढ़ना चाहते हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दो फैक्टर्स हैं जो एज इट इज मैटर करते हैं जब भी पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो अगर तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर बर्थ रेट ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डेथ रेट ज्यादा होगा तो कम हो जाएगी। तो दैट्स वेरी सिंपल, है ना? तो डेमोग्राफिक स्टडीज में भी दैट्स व्हाट वी वर ट्राइंग टू वर्क अबाउट। लेट मी शो यू द
ओके, सो इन द फर्स्ट फेज, फेज 1 किसी भी कंट्री के अंदर होगा, तो उसमें क्या होना है कि बहुत अच्छी कोई मेडिकल सुविधाएं नहीं होंगी, बहुत अच्छे कोई खाने पीने के समाधान नहीं होते, तो बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज ऑल्सो हाई, बोथ आर हाई इन द फर्स्ट फेज। सो लोग पैदा भी हो रहे हैं, मर भी रहे हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा, पॉपुलेशन स्टेबल सी रहती है। फेज 2 के अंदर birth rate remains a bit high, but the death rate now starts declining or becomes stagnated. ठीक है, so this is phase 2, थोड़ा सा कंट्रोल आना शुरू होता है डेथ रेट के ऊपर। देन फेज 3 के अंदर आपका बर्थ रेट स्ट्रॉन्ग रहता है और डेथ रेट डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ठीक है, फेज 4 के अंदर बर्थ रेट भी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है और डेथ रेट भी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। इस तरह से अलग अलग फेजेस हैं। ठीक है, सो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेजेस के अंदर पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है दैट स्टार्ट्स हैपनिंग समवेयर हियर, फेज 3 के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट फेज जो है 1921 में हमने पास कर लिया, ये कहा जाता है। ठीक है, we went into the second phase of the demographic transition after 1921. Okay, so इंडिया के जो इंडिया स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है उसका मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। आज तो हम थर्ड स्टेज में हैं अभी, आज का जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है ये। विजिबल demographic transition model? Yes, So there's a sir. 5-stage model. So here in the stage 1, the birth rate is high, death rate is high, and natural increase is stable or slow increase in the population pyramid. कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम से लोग जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं रही। ठीक है, देन स्टेज 2 के अंदर birth rate remains high, the death rate falls rapidly, and there is a rapid increase in population. Then the birth rate starts falling a little, and this falls more slowly, not as much as it was before, and the increase also slows down. That's why we are here now, stage 3. Then both are low, birth rate and death rate, and falling, and then stable population becomes. Today's India's population is stabilizing. We don't say that it has already become stable. Stage 5 is yet to be seen in any economy or any country. Here the death rate is low, or death rate is low, birth rate के अंदर कुछ खास agents हमारे पास है नहीं, तो low ही बोलेंगे. So it's also low. ठीक है, further reduced, and there is little change in population. So we kind of stabilize. इसीलिए आमतौर पे 4-stage डेमोग्राफिक थ्योरी बोलते हैं, स्टेज 5 तो आई नहीं। ठीक है, ये मैं इमेज आपके साथ एज इट इज आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां पे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो चुका है इंडिया के अंदर। दिस द टाइम वी वर from 1921 we transitioned to this. There was a lot of population explosion at this point of time, and then around 1980 we started going into the other side, a little bit stabilizing. Stage 3 हमारा यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, चलिए let's go back to the NCERT. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage is very high. The various social development indicators were also not quite encouraging. Social development indicators कौन-कौन से होते हैं? The overall literacy level, मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं, was just 16%. आज तो 75% के आसपास है. Out of this, the female literacy level was at a negligible low at about 7%. आज करीब 65.46% है। ठीक है, public health facilities were either unavailable
to a large chunk of population, or when available, were highly inadequate. तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ऐसा कुछ नहीं था खास. Consequently, water and airborne diseases were rampant and took a huge toll on life. No wonder the overall mortality rate was very high. So death rate ज़्यादा था. Particularly, the infant mortality rate was quite alarming at about 218 per thousand, in contrast to the present infant mortality rate of about 37 है आज. ये 40 से भी अब तो और कम हो गया. ठीक है. So infant mortality rate की calculation होती है per thousand के हिसाब से. ठीक है. Life expectancy was also very low, 44 years, in contrast with the present 68 years. Imagine 44 years पे बंदा मर जाए, खत्म. इतनी बुरी हालत उसकी हेल्थ की सारी उम्र रहेगी. तो what do you expect? Yeah, now it is about 68, 70, so it's still okay. In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at the time, but there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of the India's population over time. Obvious है, फिर आप उसने खाना पीना, रहना, health care facilities, education, कुछ भी afford नहीं कर पाओ. So occupational structure. So during the colonial period, the occupational structure of India, that is the distribution of working persons across different industrial sectors, showed little sign of change. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या है कि अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम करते हैं. जो कितने लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, कितने इंडस्ट्री में कर रहे हैं, कितने सर्विसेज में कर रहे हैं, उसको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं. द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर largest share of the workforce, which remained a high of 70 to 75%, while manufacturing and services accounted for only about 15-20%. That's it. Manufacturing के अंदर 10% और इधर 15 से 20%. Now, parts of the then Madras Presidency, comprising of present-day Tamil Nadu, Andhra, Kerala, and Karnataka, Bombay, and Bengal, witnessed a decline in the dependence of agricultural sector workforce with commensurate increase in manufacturing and services sector. यहाँ पे बैक इन द डे भी थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज शुरू हो गया था, लेकिन बाकी सारे देश में ज्यादातर एग्रीकल्चर ओरिएंटेड लाइफस्टाइल ही रहा, जैसे कि ओडिशा, राजस्थान, पंजाब एंड सो ऑन. इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स, ये सब, टेलीग्राफ, ये वाली चीजें जो हैं वो अंग्रेजों ने डेवलप की. लेकिन इन सब के पीछे मोटिव क्या था? The real motive was not to provide basic amenities to the people, but to subvert various colonial interests. Roads were constructed in India prior to the advent of British rule, were not fit for modern transport. The roads were built primarily served the purpose of mobilizing the army within India and drawing out raw material from the countryside to the nearest railway station or port. तो इनका मतलब ये नहीं था कि लोगों की सहूलत के लिए सड़कें बनाई जा रही हैं या रेलवेज बनाए जा रहे हैं. रॉ मटेरियल देश के कोनों कोने से निकालने के लिए ये सब बनाया गया एंड सेंड देम अवे टू इंग्लैंड और अदर फॉरेन डेस्टिनेशंस. There always remained an acute shortage of all-weather roads to reach out to the rural areas during the rainy season. Naturally, therefore, people mostly living in these areas suffered grievously during the natural calamities and famines. The British introduced the railways in India in 1850, and it is considered as one of the most important contributions. Yeah, because they connected people. Then 1853 के अंदर फर्स्ट रेलवे लाइन होती है, मुंबई से थाने तक जाती है. ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, बट इससे कुछ खास सोशल बेनिफिट्स लोगों को नहीं मिले बियॉन्ड लिटिल बिट ट्रांसपोर्टेशन दैट वाज अलाउड. देन along with the development of roads and railways, the colonial dispensation also took measures of developing the inland trade and sea lanes. However, these measures were far from satisfactory. The inland waterways at that time also proved uneconomical, as in the case of Post Canal on the Odisha coast. So though the canal was built at a huge cost to the government exchequer, yet it failed to compete with the railways, क्योंकि canal से उतना transport नहीं हो पा रहा था. Tata Airlines, a division of Tata Sons, was established in 1932, inaugurating the aviation sector in India.
तो बाद में Tata Airlines became Indian Airlines, and this year again Indian Airlines became Tata Airlines. You know, na, Indian Airlines has been bought by Tata recently. है ना? Hello. Yes, sir. Yes. Okay. That's what happened. Anyhow, by the time India won its independence, the impact of 2-century-long British colonial rule was already showing on all aspects of Indian economy. The agriculture sector was already saddled with surplus labor and extremely low productivity. The industrial sector was trying for modernization, diversification, capacity building, and increased public investment. Foreign trade was oriented to needs of the Industrial Revolution in Britain. Infrastructure facility, including the famed railway network, needed upgradation, expansion, and public orientation. Prevalence of rampant poverty and unemployment required welfare orientation of public economic policy. In a nutshell, social and economic challenges before the country were enormous. 1947 में जब देश आजाद भी होता है तब भी बहुत बुरी हालत में हर लेवल पे. This was the situation that British left us with. What we made of this today, 75 years is the history of India, you know, independent India. अभी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर लिए. आज आपको ये वाली स्थिति तो नहीं ना देखने को मिलती जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे. Comparatively, we are better off. That better off happened on a basic systems that were economic systems and political systems, of course. They both go hand in hand. What is the government policy and economically what effects it produces? So that basically creates what India is today. Okay, so let's try and understand how we came to what we are. So the central objective of planning in India is to initiate a process of development which will raise the living standards and open out to the people new opportunities for a richer and more varied life. So that's what we are going to do next. Let's see. So on 15th August 1947, India woke up to a new dawn of freedom. Finally, we were masters of our own destiny after some 200 years of the British rule. The job of the nation building was now in our own hands. The leaders of independent India had to decide, among other things, the type of economic system most suitable for our nation. कैसी इकोनॉमी हो, कैसी अर्थव्यवस्था हो देश की, तो ये भी उनको डिसाइड करना था. चॉइस क्या थी? चॉइस देखते हैं. So there were different types of economic systems, and among them, socialism appealed to Nehru the most. Socialism क्या है? अभी देखते हैं. However, he was not in the favor of a kind of socialism established in the former Soviet Union, Russia, USSR. That is, all the factories and the farms in the country were owned by the government. Soviet Union के अंदर इस तरह से था. हर कोई सरकारी नौकरी पे लगा हुआ है. चाहे वो खेतीबाड़ी कर रहा है, चाहे वो झाड़ू मार रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है. Everything is owned by the government. Nothing is owned by anybody in particular. No right to property. This is the kind of socialism that is there in USSR. That was there in USSR back in the day. तो हम वैसा नहीं चाहते थे इंडिया में. हम चाहते थे कि लोगों को थोड़ा सा प्राइवेट प्रॉपर्टी के भी हक मिले, थोड़ा सा वो अपनी ग्रोथ को लेके इंटरेस्टेड हो. So there was no private property. It is not possible in a democracy like India for the government to change the ownership pattern of land and other properties of its citizen in the way that it was done in the former Soviet Union. इंडिया में ना प्रॉपर्टी के साथ अटैचमेंट शुरू से है, इसीलिए महाजनपदास क्रिएट हुए बिगिन विद. ठीक है, तो हमारी जो सभ्यता है वो थोड़ी सी रशिया से अलग है, लेकिन रशियन सभ्यता थोड़ी डिफरेंट है. वहां पे स्टेट, पार्टी, लीडरशिप, इसकी तरफ ज्यादा झुकाव. पर्सनल कुछ नहीं. दे डोंट बॉदर मच. इंडिया में एवरीथिंग इज अबाउट पर्सनल. उनको कम्युनिटी से भी थोड़ा सा हटके अगर चलना पड़ जाए, अगर इंडियन पॉपुलेशन को, तो वो हटके चलने के लिए तैयार है. लेकिन पर्सनल एम्बिशंस, पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल वेलफेयर वो पहले आते. ठीक है, दैट्स हाउ वी आर. दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर लैंडस्केप इज ओरिएंटेड. या इसीलिए हमारा जो निर्वाणा है ना, मोक्ष, वो भी पर्सनल है. घर में रहते रहते भी वो लोग बोलते हैं कि भाई ये अपने आप में मस्त रहता है ना. सो उस तरह से भी. सो एनी हाउ, it is not possible in a democracy like India to have that kind of situation. So Nehru and many other leaders and thinkers of the newly independent India sought an alternative
to the extreme version of capitalism and socialism. Capitalism में क्या है? Everybody is there for himself. Yeah. So you create your own product, you sell it as per your own terms and conditions. Nobody is regulating you. The government does not interfere. आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, good for you. आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है, bad for you. सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं। यूएसएसआर में क्या है? सरकार की पूरी दखलंदाजी। तुम क्या करोगे, तुम क्या पहनोगे, तुम क्या खाओगे, सब कुछ सरकार ही डिसाइड करेगी, और तुम्हें क्या मिलेगा वो भी सरकार ही डिसाइड करेगी। इंडिया में इसके बीच में कुछ एक रास्ता हम निकालना चाहते हैं, तो वो क्या है? सो नेहरू कॉल्ड दिस कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नई टर्म उन्होंने कॉइन किया इसके लिए। लेट्स सी। So they combine the best features of socialism without its drawback. In this view, India would be a socialist society with a strong public sector, but also with private property and democracy. तो ये हमने इसको बोला डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कि ठीक है, स्टेट की इंटरवेंशन रहेगी, गवर्नमेंट की कंपनीज एस्टैब्लिश करेंगे, अलग अलग फील्ड्स में वो काम भी करेंगे, बट प्राइवेट कंपनीज भी रहेंगी, लोग अपनी प्रॉपर्टी अपने हित में रख पाएंगे। तो इस तरह की सिचुएशन भी रहेगा इंडिया में। So that's what we started with. Now, let's see types of economic systems. So every society has to answer 3 questions in terms of economic system. What goods and services should be produced in the country? How should these goods and services be produced? Should the producers use more human labor or more capital, that is machines? How should the goods and services be distributed among the people? ठीक है, क्या बनाए, कैसे बनाए, और लोग इसको खरीदेंगे या बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? So one answer to these questions depends on the market forces of supply and demand. In a market economy, also called as capitalism, only those consumer goods will be produced that are in demand. अगर कोई मेरे से मांगेगा कि सर टेस्ट सीरीज चाहिए, तो मैं टेस्ट सीरीज बनाऊं। अगर कोई बोलेगा कि सर ऑप्शनल चाहिए, तो मैं ऑप्शनल बनाऊंगा। ठीक है, इट्स लाइक दिस। हिंदी मीडियम में चाहिए तो हिंदी मीडियम में डिलीवर करेंगे, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में करेंगे। So it is all based upon what the demand is. So accordingly, the producers will supply. So that is the goods that can be sold profitably either in domestic or in foreign markets. Those will be produced. If cars are in demand, cars will be produced. Bicycles are in demand. Yes, bicycles are produced. If the labor is cheap, cheaper than capital, more labor intensive methods of production will be used and vice versa. अगर लेबर महंगी है तो फिर कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा, हम मशीनरी पे शिफ्ट कर जाएंगे, लेबर से उतना काम नहीं लेंगे। In a capitalist society, the goods produced are distributed among the people not on the basis of what people need, but on the basis of purchasing power. That is the ability to buy goods and services. तो मैं ये नहीं देखूंगा कि आज इस बंदे को एजुकेशन की जरूरत है, अगर मैं इसको दे दूं तो कल को ये देश के लिए और शायद मेरे लिए बहुत अच्छा कर सकता है। नो, मैं ये देखूंगा कि क्या ये मेरे कोर्स के लिए पे कर सकता है। इस तरह से प्रोडक्शन होगी तो देन आई एम अ कैपिटलिस्ट। ठीक है, परचेजिंग पावर के हिसाब से चीजें बन रही। तो ज्यादातर कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड के अंदर। दैट इज वन हैज टू हैव मनी इन द पॉकेट टू बाय इट। Low cost housing for the poor is much needed, but will not count as a demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand. घर तो हर एक को चाहिए, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए खरीदने के लिए। As a result, this commodity will not be produced and supplied as per market forces. Such a society did not appeal to Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister, for it meant that the great majority of people of the country would be left behind without a chance to improve the quality of life. इसीलिए सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना के देती, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बना के देती रूरल एरियाज में, है ना। तो इन सब की प्रोग्रेस जो लोगों की है इस चीजों पर रुकी हुई है। तो वो सड़क या वो घर या वो पानी की फैसिलिटीज, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करने की कोशिश होती है। Then a socialist society answers the 3 questions in a totally different manner. In a socialist society, the government decides what goods are to be produced in accordance with the needs of the society. तो सरकार देखेगी भाई इनको चाहिए क्या, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, वो सरकार देखेगी।
It is assumed that the government knows what is good for the people of the country, and so the desires of the individual consumers are not given much importance. इंडिविजुअली किसी बंदे को क्या चाहिए हमें नहीं उसके बारे में सोचना, सरकार ये सोचेगी एज अ सोसाइटी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, उसके ऊपर काम करेंगे. ठीक है. So the government decides how goods are produced and how they should be distributed. In principle, the distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not what they can afford to purchase. Unlike under capitalism, for example, a socialist nation provides free healthcare to all its citizens. Strictly, a socialist society has no private property since everything is owned by the state. In Cuba and China, for example, most of the economic activities are governed by the socialistic principle, even today. Mixed economies. So most of the economies are mixed economies. जिनमें ये दोनों है. That is, the government and the market together answer the three questions on what to produce, how to produce, and how to distribute what is produced. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce when, and the government will provide the essential goods and services which the market fails to do. तो सरकार क्या करेगी, देखेगी कि भाई प्राइवेट सेक्टर ये वाली चीज अगर बनाएगा तो बहुत महंगी देगा और इससे सोशल ऑब्जेक्टिव हर्ट होता है. तो सोशल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वो चीजें गवर्नमेंट बना के देगी, शायद एजुकेशन, शायद हेल्थ केयर, शायद पानी पीने का, सड़कें, ये सारी चीजें. ठीक है. तो जहां पे उनको लगेगा कि ये प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं. देन प्लान क्या होता है? So a plan spells out how the resources of a nation should be put to use. Should be. It's just a proposal. It should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specified period of time. In India, plans are of 5-year duration and therefore called as 5-year plans. तो 2017 तक हमने 12 5-year प्लान बनाए हैं. अब तो खत्म हो गया, अब हम 5-year plans नहीं बनाते. ठीक है. So our plan documents not only specify the objectives to be attained in 5 years, but also what is to be achieved over a period of 20 years. That is, long-term plan is called the perspective plan. एक तो 5-year plan तो है ही है, एक long-term aspect भी है, that's called perspective plan. It will be unrealistic to expect all goals of the plan to be given equal importance in all plans. In fact, the goals may actually be in conflict. For example, the goal of introducing modern technology may be in conflict with the goal of increasing employment because technology reduces the need for labor. Something which a PC can do with one person, maybe you will need 10% to do otherwise. Yeah. So the planners have to balance goals, a very difficult job indeed. तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या important है क्या नहीं. Prioritization is the key here. So that's how we started planning out. Fine. So the Industrial Policy Resolution of 1948, Directive Principles of the Indian Constitution, reflected this outlook. किस तरह की economy हम चाहते हैं. In 1950, Planning Commission was set up with Prime Minister as its chairperson, and the era of 5-year plans began. So that's how we started India's growth story in the form of democratic socialism. ठीक है. अब इन जो 5-year plan है इसमें हम चाहते क्या है? So we want growth. Growth here simply means the economic growth. People should be able to earn more money wise. ठीक है. Then the second thing that is required is modernization. This is the second major goal. Then there is self-reliance, Atmanirbhar Bharat. ठीक है. Then there is equity. That means those who need more should get more. That is the idea that we are trying to pursue. So ये वाले एस्पेक्ट्स के ऊपर अब हम कल चर्चा करेंगे. तो आप इसको यहाँ तक एक रीडिंग दे दीजिए. Okay, and then we'll continue from this tomorrow. All right. Today that's that. If you have any doubts, please do ask.